कैसे एक बाहर का व्यक्ति आकर आपके घर की सारी खुशियां छीन ले जाता है, कौन उसे ये सब हक देता है और किस तरह से वो लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोल देता है, ये सब आज हम इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे। सुमन ने ससुर जी को चाय का कप पकड़ाया और सासू माँ को चाय का कप पकड़ा ही रही थी कि ससुर जी ने चुस्कियाँ लेते हुए बड़े ही लाड़ में कहा, वाह क्या चाय बनाई। मेरी बिटिया रानी ने जैसा नाम है बिल्कुल वैसी ही चाय बनाई है। इस चाय के साथ जरा कल वाली मटरियाँ मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता, मेरा तो दिन बन जाता। कोई और दिन होता तो सुमन उनकी इस बात पर बलहारी जाती, लेकिन आज उनके शब्द मानो उसके कलेजे को छलनी कर रहे हों। वह भुनभुनाती हुई अंदर की ओर चली जाती है। उन्हें तो बस मुझ पर हुक्म चलाना आता है, ये चाहिए वो चाहिए, नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं। तो सबकी उसकी आंखों के सामने कल की घटना तैरने लगती है जब उसकी सहेली सुनीता उससे मिलने के लिए आई। अपने पति से अलग हो चुकी और वो किसी कंपनी में काम कर रही थी। अब चूँकि नाश्ते का समय था तो सुमन उसके लिए भी अच्छा सा नाश्ता और चाय बना कर लाती है। उसने सबको दौड़ दौड़ कर नाश्ता बड़े ही प्यार से दिया, फिर किचन का काम समेटा और आकर अपनी दोस्त के सामने चाय का कप लेकर बैठ जाती है। और बता सुनीता, क्या चल रहा है सब? सुनीता इधर उधर देखती है और उसके कान में फुसफुसाती है, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, तू बता तेरा क्या चल। वो कहती है कि मेरा भी अच्छा चल रहा है। तब सुनीता कहती है कि अच्छा तो कुछ नहीं चल रहा है जैसा मुझे दिख रहा है। इस पर सुमन कहती है कि मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनीता कहती है, मैं देख रही हूँ कि तू एक नौकरानी बन गई है, तुझे क्या ज़रूरत है इनके सबके आगे पीछे घूमने की। सुनीता अपने एक एक शब्द पर बड़ा ही जोर देते हुए कहती है, तू ऐसी तो नहीं थी, ये सब तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुझे नौकरानी बना कर रखा हुआ है और तू नौकरानी बने जा रही है, तुझ में अकल नहीं है। सुमन कहती है, सब मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, वो मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं उनकी घर लक्ष्मी हूँ, मैं उनकी घर की लक्ष्मी हूँ, मैं तो इन सबको इतना प्यार देती हूँ। अरे पागल, सुनीता फिर से फुसफुसाई, ये सब तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, गृहलक्ष्मी कहकर तुझे नौकरानी बना कर रखा है। तेरी अहमियत नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सोच देख, सुबह से उठकर शाम तक तू लगी रहती है, सबका ख्याल रखती है, और तेरा क्या, तेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। प्यार की आड़ में ये सब तुझे उल्लू बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उन्हें मुफ्त की एक नौकरानी जो मिल गई है, इन सबको इनकी औकात दिखा। तू पढ़ी लिखी होकर ऐसे गंवारों जैसे काम क्यों कर रही है? घर का ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी रख ले, तू भी घूम फिर, शॉपिंग कर, सहेलियों के साथ टाइम स्पेंड कर। मुझे देख, शान से अकेली रहती हूँ, इन सब झंझटों से दूर हूँ, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हूँ। मेरे तौर तरीके मेरे पति को पसंद नहीं थे, मैंने उसे टाटा बाय बाय कर दिया, इसीलिए तुझे भी समझा रही हूँ, इन सब के झूठे प्यार के झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कर। एक पल के लिए तो सुमन सोच में पड़ जाती है, फिर संभलते हुए कहती है, छोड़ ना यार, तू भी क्या बात लेकर बैठ गई है, कुछ अच्छी बात बता। इतने दिनों के बाद तो मिले हैं, ऊपर से तू ये क्या बोल रही है। सुनीता के शब्द उसके कानों में होते हुए मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बज रहे थे। सुनीता अपनी बात कह चुकी थी और सचमुच में उसका ये काम कारगर हो गया। उसने जो कहा था उसी के हिसाब से सुमन अपने आप को आज देख रही थी। उसने कहा, थोड़ी देर और बैठ ले, तो वो कहने लगती है, मुझे ज़रा ब्यूटी पार्लर भी जाना है, देखना मैं तेरी तरह जूड़ा बांधकर नाश्ता नहीं बनाती हूँ। ये कटाक्ष सुनकर सुमन कुछ नहीं बोली, पर सुनीता हंसने लगी और अपना पर्स उठाकर वहाँ से चल देती है। दरवाजे तक पहुँचकर वह पीछे मुड़ी और सुमन से कहती है, देख तू मेरी सबसे प्यारी सहेली है, इसीलिए तुझे ये सब कहा है, मेरी बात पर गौर जरूर करना। अभी ससुर जी आवाज़ देते हैं और उसका ध्यान भंग हो जाता है।
वो कहते हैं, सुमन बेटा चाय तो ख़त्म हो गई है, मटरी कहाँ? उसके मन में तो इतनी कड़वाहट घुल चुकी थी, उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसे सुन के उसके पिता की तो बोलती ही बंद हो गई। उसने कहा, पापा जी अभी मुझे बहुत काम है, आज बिना मटरी के ही चाय पी लीजिए, अगली बार मटरी दे दूंगी। उसका ये बात सुन के ससुर जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप चाय पीकर कफ रख दिया। सासू माँ भी उसके बोलने के ढंग से चौंक पड़ी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उठकर वो सुमन के पास आई और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो, परेशानी है क्या? उनके स्वर में उनको चापलूसी ही दिखाई दी। उसने कटु स्वर में उत्तर देते हुए कहा, नहीं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है, मैं तो औरों की परेशानी दूर करने के लिए आई हूँ, मैं तो आपके घर में आपकी नौकरानी बनने के लिए आई हूँ। जाइए जाइए, पिताजी के पास बैठकर आप भी चाय की चुस्कियाँ लीजिए। और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। रात को भी जो खाना बनाया उसने बेमन से बनाया, सबको परोस दिया। जैसे ही सुमित ने खाना खाया, वो हल्के फुल्के अंदाज में कहता है, आज सब्जी में कुछ दम नहीं है, कुछ स्वाद अलग सा नहीं लग रहा है। उसका इतना कहना था। सुमन उस पर बरस पड़ी और कहने लगी, जैसी मैं हूँ वैसी ही सब्जी है, पसंद आ रही है तो ठीक है, खाओ वरना फेंक दो। सुमित भी भौचक्का रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सबने चुपचाप खाना खाया और सब अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। और रोज की तरह अगली सुबह सुमन नींद से उठ तो गई थी, पर बिस्तर से नहीं उठी। वो जानबूझकर कमरे से बाहर नहीं निकली। आज मैं बाहर नहीं निकलूंगी, बूढ़ी माता जी सबके लिए चाय बनाए, उन्हें भी तो कुछ आटे दाल का भाव पता चले। मैं क्या पागल हूँ जो इनकी नौकरानी बनकर रात दिन इनकी सेवा करती रहूँ। तभी ससुर जी ने आवाज़ दी, सुमन बेटा आज चाय की हड़ताल है क्या? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कब मिलेगी चाय? चाय के साथ में वो मटरी भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सुमन फिर से तिलमिला गई, मैं तो मुफ्त की नौकरानी हूँ, सबकी बस फरमाइशें पूरी करती रहूँ, सबको चाय नाश्ता दूँ, अब बहुत हो चुका। अभी और इसी वक्त मैं सबको कहना चाहती हूँ कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, मेरी भी अपनी कोई ज़िंदगी है, बस झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने के लिए मैं नहीं आई हूँ। तैस में आकर वो उठी और तेजी से कमरे के बाहर चल पड़ी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और नीचे वो धम से नीचे गिर जाती है। उसका सिर एक टेबल के कोने से टकरा जाता है और सिर से खून निकलने लगता है। पैरों में भी चोट आ गई। ससुर जी उसके पास बैठी। सासू माँ जब बात कर रही थी तो दौड़ के उनके पास गई। ससुर जी भी पहुँच गए। सुमित जो कि दफ्तर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उसकी माँ उसे आवाज़ देती है तो वो फटाफट वहाँ पहुँच जाता है। मधु के सुमन को देखकर वो उसके सर पर हाथ रखता है और अपने ड्राइवर से कहता है गाड़ी निकालो, और उसे आनन फानन में सुमन को हॉस्पिटल ले जाता है। हल्का फुल्का खून गिर चुका था। वो जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेकर पहुंचता है। डॉक्टर कहता है आप ठीक टाइम पर इन्हें हॉस्पिटल ले आए हो, वरना बहुत ज़्यादा खून निकल जाता। डॉक्टर सुमन से कहता है भगवान की अच्छी कृपा रही जो आपको गहरी चोट नहीं लगी है, शाम तक आप ठीक हो जाएंगी और शाम को आपको छुट्टी दे देंगे। उनकी मरहम पट्टी की जाती है। उसके बाद सुमन के घर पहुंचने से पहले उसकी सासू माँ घर पहुंच जाती हैं और उसका कमरा साफ सुथरा करके सुव्यवस्थित तरीके से तैयार कर देती हैं। ससुर जी सुमित के साथ घर पहुंचते हैं। सुमित उसे ले जाकर बिस्तर पर लिटा देता है। तुरंत सासू माँ उसके लिए गरम गरम सूप बनाकर लाती हैं और अपने हाथों से सुमन को पिलाती हैं। ससुर जी खुद बाजार जाकर ढेर सारे फल लेकर आते हैं। सुमित उन्हें बड़े प्यार से छोटी सी टेबल पर रखते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ, कुछ पत्रिकाएं, फूल और गुलदस्ता भी अच्छे से रख देते हैं। सब इतने स्नेह के साथ उसका ध्यान रख रहे थे कि उसे अपने मन में अपनी बातों से उसे पछतावा होने लगा और वो सोच रही थी कि मैं कहाँ सुनीता के चक्कर में आकर इतने प्यारे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करने लगी थी। मैं बेवकूफ़ हूँ जो दूसरे के बहकावे में आकर अपना ही परिवार बर्बाद करने वाली थी। उसे समझ में आ गया था कि परिवार की क्या वैल्यू है
और उसकी घर में क्या वैल्यू है। वो एक नौकरानी नहीं है, वो घर की लक्ष्मी है जिस पर सब हुक्म नहीं चलाते हैं बल्कि अपना अधिकार समझते हैं। घर की खुशियों की बागडोर थामने का विश्वास रखते और ढेर सारा स्नेह रखते हैं। अब वह किसी की भी बात में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को नहीं तोड़ेगी। ससुर जी पास में बैठे थे। उनकी उम्र हो चली थी और इतनी भागदौड़ के बाद उनके चेहरे पर थकान स्पष्ट दिख रही थी। फिर भी वो बड़े ही प्रेम से प्लेट में सेब काट रहे थे। ढेर सारा प्यार उमड़ाया उनके ऊपर। तभी सासू माँ ने कहा, चलो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। अब मन थोड़ा शांत है। अब मैं थोड़ी देर तक सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ससुर जी बच्चे की तरह खुश हो गए। यह सही कहा श्रीमती जी, आप चाय बनाकर लाओ। तभी लाड़ से मुस्कुराकर सुमन ने कहा, मम्मी जी जो कल मैंने मठरियाँ बनाई थी वो पापा जी को दे देना, उस डिब्बे में रखी हुई है। वह पापा जी को खिलाना मत भूलिएगा। ये तो है ही चटोरे, सासू जी ने तंज कसते हुए कहा और सब हंसने लगे। तभी सुनीता का फ़ोन आ गया। मधु ने होठों को भींचते हुए फ़ोन उठाया। इधर से सुनीता की आवाज़ आई, यार तू कैसी है? मैं तुझसे बात भी नहीं कर। तेरे घर से जब से आई हूँ मेरे पैर में चोट लग गई थी, मोच आ गई। 2 दिन तक मैं दर्द से बेहाल थी और घर में कोई नहीं था। कौन मेरा ध्यान रखता? बस तू बता तेरा क्या हाल है? तेरे ससुराल वालों को अकल आई? उनके कुछ दिमाग में घुसा? क्रोध और वितृष्णा से भरी हुई सुमन अपने स्वर को नियंत्रित करते हुए कहा, सब कुछ ठीक है सुनीता, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी चोट लग गई थी लेकिन मैं तेरी तरह अकेली नहीं हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है जो कि मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। अब मैंने भी सोच लिया है कि नकारात्मक को खुद से दूर रखूँगी और नकारात्मक लोगों से भी दूर रहूँगी। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। मेरी प्यारी सासू माँ मेरे लिए चाय लेकर आती होगी। वैसे कुछ ज़रूरत हो तो बताना। मेरे परिवार के लोग सब इतने अच्छे हैं और तुम तो मेरी सहेली हो। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, तुम हिचकिचाना मत। टेक केयर, बाय बाय। एक बहुत प्यारा सा परिवार आज फिर से मुस्कुरा रहा था। दोनों सास बहू मिलकर चाय पीती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बहकावे में आकर अपना ही घर बिगाड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले सोचना और समझना चाहिए कहीं हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं बांध रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।